स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना रेहड़ के अंतर्गत एक गांव है लालबाग। गुरदास इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। पति पत्नी और 2 बच्चे, यही उनका छोटा सा घर संसार था। खेतीबाड़ी काफी थी, जिससे उनके परिवार की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। उनके यहाँ ऐशोआराम की हर चीज मौजूद थी। परिवार को खुश रखने के लिए वो कड़ी मेहनत करते थे। गुरदास के दोनों बच्चों में अमिता सबसे बड़ी थी। वो पिता की आंखों का तारा थी तो बेटा बुढ़ापे की लाठी। अपने बच्चों पर वो बहुत गर्व करते थे। बेटी के प्रति अटूट ममता को देखकर कभी कभी पत्नी सुखविंदर कौर पति से दिल लगी कर बैठती थी कि बेटी तो पराई अमानत होती है, बेटी जब अपनी ससुराल चली जाएगी तब उसके बिना कैसे रहोगे। इस पर गुरदास पत्नी को टका सा जवाब दे देते, तब की तब देखी जाएगी, नहीं होगा तो दामाद को घर जमवाई बनाकर अपने पास रख लेंगे, तब तो मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी। आखिरकार दामाद भी तो बेटे जैसा होता है, जैसे मेरा एक बेटा वैसे दामाद दूसरा बेटा। पति का टका सा जवाब सुनकर सुखविंदर कौर खामोश हो जाती। 21 दिसंबर 2017 की बात है। गुरदास किसी काम से सुबह सुबह ही निकल गए थे। सुबह के 9 बजे के करीब अमिता मां से कुछ देर में वापस लौटकर आने की बात कहकर कहीं चली गई। घर से निकलते वक्त उसने मां को ये नहीं बताया कि वह कहां और किस काम से जा रही है, बस इतना ही कहा कि थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगी। थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से निकली अमिता को करीब 3 घंटे बीत गए थे। इतनी देर बाद भी वो घर नहीं लौटी थी। मां सुखविंदर कौर को चिंता सताने लगी कि थोड़ी देर में लौटकर आने को कहकर गई अमिता 3 घंटे बाद भी लौटी क्यों नहीं। सुखविंदर ने अमिता का मोबाइल नंबर मिलाया पर वो स्विच्ड ऑफ मिला। सुखविंदर ने कई बार फोन लगाने की कोशिश की लेकिन फोन हर बार बंद ही मिला। उसका फोन बार बार स्विच्ड ऑफ बता रहा था। इससे सुखविंदर अमिता को लेकर जहां चिंतित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि कम से कम घर पर फोन तो कर सकती थी। उस दिन अमिता स्कूल भी नहीं गई थी। स्कूल का बैग उसके कमरे की मेज पर वैसे ही पड़ा था जैसे उसे रख कर गई थी। अमिता का कुछ पता नहीं चला तो परेशान होकर सुखविंदर ने पति को फोन करके बेटी के वापस न लौटने की सूचना दे दी। अमिता 17 साल की थी। उसके गायब होने से घरवालों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी। पत्नी के मुंह से बेटी के गायब होने की खबर सुनकर गुरदास के हाथ पांव फूल गए। वो बुरी तरह घबरा गए और कुछ ही देर में घर लौट आए। इधर सुखविंदर ने अपने बड़े बेटे गुलजार के बेटे यानी पोते कमलजीत को अमिता का पता लगाने के लिए गांव में भेजा। करीब 1 घंटे में वो सारा गांव छानकर लौट आया लेकिन अमिता का कहीं पता नहीं लगा। धीरे धीरे दिन ढल रहा था। शाम हो गई लेकिन अमिता अब तक घर नहीं लौटी थी। बेटी के रहस्यमय तरीके से गायब होने से घर ही नहीं, गांव में भी कोहराम मच गया था। गुरदास और सुखविंदर का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। काफी सोच विचार करने के बाद गुरदास बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए अपने पोते कमलजीत और गांव वालों के साथ रात 8 बजे थाना रेहड़ पहुंच गए। थाना प्रभारी सुभाष सिंह थाने में मौजूद थे। गुरदास ने थाना प्रभारी को अपनी 17 वर्षीय बेटी अमिता के गायब होने की बात बताई। उन्होंने अमिता की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन यानी 22 दिसंबर 2017 की सुबह थाना प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बॉर्डर के पास एक युवती की लाश पड़ी है। लाश पाए जाने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लाश का मुआयना किया तो ऐसा लगा जैसे युवती ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दी हो, क्योंकि उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। ऐसा तभी होता है जब कोई जहरीले पदार्थ का सेवन करता है। इसके अलावा सरसरी तौर पर उसके शरीर पर चोट का भी कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। देखने से युवती किसी भले घर की लग रही थी। तभी थाना प्रभारी को याद आया कि बीती रात लालबाग के रहने वाले गुरदास अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाने आए थे। उन्होंने अपनी बेटी का जो हुलिया बताया था वो मृतका से काफी मेल खा रहा था। लाश की शिनाख्त के लिए उन्होंने एक सिपाही को भेजकर गुरदास को साथ लाने को कहा। सिपाही के साथ गुरदास घर और गांव के कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। युवती की लाश देखते ही कर रोने लगे। उन्हें रोता देख पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि मृतका उनकी ही बेटी है। थोड़ी देर बाद जब गुरदास शांत हुए तो पुलिस ने उनसे अमिता द्वारा खुदकुशी किए जाने के बारे में सवाल पूछे कि आखिर अमिता के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। ये सुनकर गुरदास सकते में आ गए। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि अमिता ने आत्महत्या क्यों की।
इसलिए वह थाना प्रभारी के सवाल पर सुबकने लगे। पुलिस ने उस समय गुरदास से ज्यादा पूछताछ करके मौके की कार्रवाई निपटाई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अब पुलिस की निगाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आकर टिक गई थी कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि अमिता की मृत्यु कैसे हुई। 2 दिनों बाद अमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट पढ़कर थाना प्रभारी सुभाष सिंह चौंक गए, क्योंकि पोस्टमार्टम में बताया गया था कि अमिता 4 माह की गर्भवती थी और जहर खाने के साथ साथ किसी चौड़े दुपट्टे या शॉल से उसका गला घोटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही उलटपलट कर रख दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना शीशे की तरह साफ हो गई थी। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का नजर आने लगा। अब पुलिस को इसमें 2 ही वजह दिखाई देने लगी। पहली तो ये कि या तो उसके प्रेमी ने छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी या फिर उसके घर वालों ने सामाजिक लोकलाज के चलते हत्या करके लाश ठिकाने लगा दी थी। यह मामला काफी पेचीदा हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी ने गुरदास को थाने बुलवाया और उनसे अमिता के प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो ये बात सुनते ही उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। गुरदास को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि थाना प्रभारी ने जो उनसे कहा है वह सच है। वो तो ये सोच सोच कर हैरान परेशान हो रहे थे कि जब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, फिर समाज में वो अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। पुलिस ने उनसे यह बात भी पूछी कि क्या अमिता का किसी से चक्कर चल रहा था, पर वो कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। अमिता हत्याकांड की गुत्थी उलझकर रह गई थी। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। कोई ऐसी कड़ी पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी जिससे वो हत्यारों तक पहुंच पाती। पुलिस ने अमिता के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिला जिसे संदेह के घेरे में लिया जा सके। गुत्थी सुझाने के लिए पुलिस ने मुखबिर लगा दिए। इधर घरवाले भी इस बात से काफी परेशान रहने लगे कि आखिर अमिता के पेट में किसका बच्चा पल रहा था, उसका प्रेमी कौन था। पुलिस विवेचना कर रही थी तो उधर घरवाले भी अमिता के प्रेमी की जानकारी के लिए जुट गए। पता नहीं क्यों गुरदास का पोता कमलजीत कुछ परेशान सा रहने लगा था। उसके बाद व्यवहार में भी अचानक से परिवर्तन आ गया था। बेटे की परेशानी देख उसके पिता गुलजार ने कमलजीत से बात की और पूछा कि आखिर वह इतना परेशान क्यों है। इससे पहले तो उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। आखिर क्या बात हो सकती है जो वो इतना परेशान है। उधर मुखबिर ने पुलिस को कमलजीत के संदिग्ध चरित्र के बारे में बता दिया था। मुखबिर ने पुलिस को यह भी बताया था कि घटना वाले दिन सुबह के समय कमलजीत को अमिता के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ जाते देखा गया था। मुखबिर की दी गई खबर पक्की थी। पुलिस ने इसकी पड़ताल की तो बात सच निकली। सचमुच कमलजीत अमिता के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ जाते देखा गया था। इसके बाद पुलिस बिना समय गंवाए लालबाग पहुंच गई। कमलजीत घर पर ही मिल गया। वो घर छोड़कर कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस को देखते ही उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। पुलिस ने कमलजीत को हिरासत में ले लिया और थाने लौट आए। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी बातें बता दी। उसने कहा, हाँ सर, मैंने ही अपनी बुआ को मारा है। मैं करता भी क्या, मेरे पास अपने बचाव का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। वो मुझ पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। उससे छुटकारा पाने के लिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। कमलजीत से पूछताछ के बाद अमिता की हत्या की जो कहानी सामने आई वो रिश्तों को तार तार करने वाली निकली। अमिता और कमलजीत एक दूसरे से रिश्तों के जिन पवित्र धागों से बंधे थे वहां कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बुआ और भतीजा यानी माम बेटे जैसे पवित्र रिश्ते की आड़ में समाज की मान मर्यादा को ताक पर रखकर इश्क के दरिया में डूबा जा सकता है। 22 वर्षीय कमलजीत गुरदास का इकलौता पौत्र था। गुरदास उसे बहुत प्यार करते थे। एक तरह से कमलजीत उनके दिल का टुकड़ा था। उनका संयुक्त परिवार था। एक ही छत के नीचे सारा परिवार हंसी खुशी से रहता था। उनकी एकता की मिसाल की सारे गांव में चर्चा थी। कमलजीत था तो दुबला पतला, लेकिन था बेहद फुर्तीला और स्मार्ट। यही नहीं, वह मजाकिया किस्म का भी था। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों के बीच बैठ अक्सर वो गप्पे लड़ाया करता था। उसकी गप्पे सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे। अमिता कमलजीत की सगी बुआ थी। उनके बीच 5 साल का अंतर था। अमिता 17 साल की थी तो वहीं कमलजीत 22 साल का था। अमिता बेहद खूबसूरत थी। कमलजीत मन ही मन अमिता को चाहने लगा। एक दिन की बात है, अमिता आंगन में बैठी अधखुले तन से नहा रही थी। उसने बरामदे के दरवाजे को ऐसे ही भिड़ा दिया था। अक्सर वो ऐसे ही बेपरवाह होकर नहाया करती थी। ये सोचकर उस पर सिटकनी नहीं चढ़ाई थी कि झट से नहाकर उठ जाएगी। वैसे भी उस वक्त घर के सारे पुरुष बाहर दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय कमलजीत अचानक किसी काम से आया और बरामदे का दरवाजा खोलकर धड़धड़ाता हुआ आंगन में दाखिल हो गया।
अमिता उसे देखकर हड़बड़ा गई और गीले कपड़ों से जल्दी जल्दी अपने तन को ढकने की कोशिश करने लगी। तब तक कमलजीत की नजरें अमिता के बदन से टकरा चुकी थीं। उसे उस हालत में देखकर कमलजीत का मन बेचैन और बेकाबू हो गया। उस समय उसने खुद पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन इसके बाद से वो अमिता बुआ के जिस्म को पाने के लिए मचल उठा। अमिता को पाने के लिए उसने धीरे धीरे उसके चारों तरफ इश्क का जाल बिछाकर प्यार का दाना डालना शुरू कर दिया। कमलजीत का प्यार तो एक छलावा था। उसका एकमात्र उद्देश्य जिस्म की भूख थी। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अमिता अपने भतीजे कमलजीत के नापाक और घिनौने इरादों से एकदम अनजान थी। योजना के मुताबिक अमिता के दिल में जगह बनाने के लिए कमलजीत उसके पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। उसकी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखने लगा। ये देखकर अमित कमलजीत से काफी प्रभावित रहने लगी। कमलजीत जिस आशिकाना नजरों से उसे देखता था, अमिता को समझते देर नहीं लगी कि वह दीवानों वाला प्यार करने लगा है। ये देखकर अमित कमलजीत से काफी प्रभावित रहने लगी। कमलजीत जिस आशिकाना नजरों से उसे देखता था, अमिता को समझते देर नहीं लगी कि वह दीवानों वाला प्यार करने लगा है। अमिता उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी, उस उम्र में अक्सर लड़के लड़कियों के पांव फिसल जाया करते हैं। अमिता के भी पांव भतीजे के इश्क में फिसल गए। वह भी उसे उसी आशिकाना अंदाज से देखने लगी थी, जैसा कमलजीत उसे अपलक निहारता रहता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और मौका देखकर उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। चूंकि अमिता और कमलजीत एक ही छत के नीचे रहते थे, इसलिए घर के किसी भी सदस्य को उनके नापाक रिश्तों की भनक नहीं लगी और न ही उन पर किसी ने कोई शक किया। उन्हें जो भी बातें करनी होती थी घर वालों से नजरें बचाकर कर लेते थे। कमलजीत अमिता का पहला प्यार था। वो उसे समुद्र की गहराइयों से भी ज्यादा चाहने लगी थी। प्यार में बंधे दोनों ये तक भूल गए कि उनके बीच रिश्ता क्या है। जब उनके प्यार का राजफाश होगा तो समाज के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी कितनी जगह हंसाई होगी, इसका दोनों को तनिक भी ख्याल नहीं हुआ। ये बात सन 2016 की है। कमलजीत के प्यार का जादू अमिता के सिर चढ़ कर बोल रहा था। उसे कमलजीत के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। कमलजीत भी इसी दिन के इंतजार में कब से बेताब बैठा था। अमिता भतीजे के बिछाए इश्क के जाल में अच्छी तरह से फंस चुकी थी। बेहद भोली भाली और सीधी सादी अमिता लोमड़ी से भी अधिक चालाक और शातिर भतीजे कमलजीत के रचित चक्रव्यूह को समझ नहीं पाई और अपनी आबरू लुटा बैठी। प्यार के अंधे कुआं में डूबी अमिता कमलजीत के बाहों में आ गिरी। उनके बीच के सारे फासले, सारे रिश्ते पल भर में सिमट कर रह गए। दोनों एक जिस्मानी रिश्ते में समा गए। एक बार जो मिलन का खेल शुरू हुआ तो सिलसिला बन गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमिता के पांव भारी हो गए। जब उसके गर्भ में कमलजीत का 4 माह का पांव पसारने लगा तो अमिता को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी थी। जब माँ बाप इस हालात के लिए उससे पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगी, ये सोच सोचकर उसकी रातों की नींद और दिन का चैन लुट चुका था। हर घड़ी वो परेशानी की मौत मरती रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसे अपने मन का हाल सुनाकर जी हल्का करे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कमलजीत से बात की कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जल्द से जल्द कोई उपाय करे, नहीं तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। अमिता के मुंह से ये सुनते ही कमलजीत के होश उड़ गए। घबराहट के मारे पसीना छूटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसके सिर से अमिता के इश्क का सारा भूत उतर गया। उसने अमिता को समझाया कि उसे सोचने के लिए थोड़ा मौका दे, जल्द से जल्द कोई न कोई उपाय निकाल लेगा। उधर अमिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। शादी का नाम सुनकर कमलजीत बुरी तरह घबरा गया। वो सोचने लगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि बुआ भतीजे के रिश्ते को तार तार कर दिया, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कमलजीत ने शादी के लिए इनकार करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्ते में हम बुआ भतीजे लगते हैं। दुनिया क्या कहेगी, समाज हम पर थूकेगा। इस पर अमिता ने कहा, तुमने उस समय ये बात क्यों नहीं सोची थी? अब मामला बिगड़ गया तो दुनियादारी याद आ रही है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। काफी सोचने विचारने के बाद कमलजीत ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, तब तो हम पर कोई अंगुली नहीं उठाएगा। कमलजीत का यह आइडिया अमिता को पसंद आ गया। इसके बाद दोनों ने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक कमलजीत 20 दिसंबर 2017 को बाजार से एक घातक कीटनाशक दवा खरीद लाया। अगले दिन वो बहला फुसलाकर अमिता को घर से बाहर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ले गया। दोनों को पार्क की ओर जाते हुए मोहल्ले के कई लोगों ने देखा था। पार्क पहुंचकर सामने मौत देखकर कमलजीत की रूह कांप उठी।
उसने मरने का अपना फैसला बदल दिया। बड़े शातिराना अंदाज में उसने अमिता से कहा, तुम पहले जहर खा लो फिर मैं खा लूंगा। भतीजे की बातों पर यकीन करके अमिता ने पहले जहर खा लिया। उसके बाद उसने अपने प्रेमी कमलजीत से भी जहर खाने को कहा तो उसने फिल्मी खलनायकों के अंदाज में हंसते हुए अमिता की तरफ घूर कर देखा और कहा, मेरी प्यारी बुआ, तुम अभी भी मेरी फितरत को नहीं समझ पाए। तुम्हें पता नहीं कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। तुम तो मर जाओगी, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। जहर ने अमिता पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अमिता का शरीर ढीला पड़ने लगा। तभी कमलजीत ने उसके गले में लिपटे दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। अमिता कटे वृक्ष की तरह जमीन पर धड़ाम से जा गिरी। कमलजीत ने उसे हिला डुला कर देखा। वो मर चुकी थी। उसके बाद कमलजीत लाश को वहीं ठिकाने लगाकर इत्मीनान से घर लौट आया। जिस चालाकी और सफाई से कमलजीत ने अपना काम किया था, उसे ऐसा लगा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अपराध कभी छिपता नहीं है। आखिरकार अपराधी को उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना ही होता है। कमलजीत के साथ भी यही हुआ। उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।